टीबू ने बूझो और उसके फ्रेंड्स को ये बताया कि ये जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ कुछ पौधे या एनिमल्स के का ही घर नहीं होते, ये बहुत से ह्यूमंस के भी घर होते हैं। जैसे बहुत सारी जो ट्राइब्स होती हैं जिनको हम जनजातियां बोलते हैं, वो बहुत सारी उस टाइप की जो ट्राइब्स हैं वो जंगल के अंदर रहते हैं। ओके। और ये जो ट्राइब्स हैं ये मोस्टली इसी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने हर एक चीज के लिए, चाहे उनका खाना हो, चाहे पानी हो, या फिर दवाइयां हो। ओके। जितनी भी जनजातियां हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती हैं फॉरेस्ट के ऊपर। ओके। इन जनजातियों के पास बहुत ही ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज होती है, जो जो हर्ब्स पर डिपेंडेंट होती है। हर्ब्स यानी कि पौधे से रिलेटेड सारी मेडिसिन के बारे में उन्हें जानकारी होती है, कौन सा पौधा किस टाइप की मेडिसिन की तरह वर्क कर सकता है, ये इन ट्राइब्स को पता होता है। ये इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, यानी इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज पास होती है। ओके। और बहुत सारे ऐसे बुशेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉल ग्रासेस होती हैं जो एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। ओके। और जो ये टीबू है उसने बहुत सारे एनिमल की ड्रॉपिंग्स भी दिखाई और बहुत सारे ड्रॉपिंग्स के बारे में अलग अलग डिफरेंसेस बताए। ड्रॉपिंग्स इन द सेंस कि जो एनिमल्स रहे होंगे उनका फीकल मैटर, ओके, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो बहुत सारे दिखाए टीबू ने, और उन्हें अलग अलग एनिमल्स के ड्रॉपिंग्स के बारे में भी बताया। ओके। जो ट्राइब्स होते हैं या जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो इन एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स को देख करके और उनके फुटप्रिंट्स को देख करके उस पर्टिकुलर एनिमल की प्रेजेंस के बारे में बता सकते हैं। ओके। सपोज किसी ऑफिसर ने कोई एक एनिमल का फुटप्रिंट देखा, तो उस फुटप्रिंट को देख करके वो बता सकते हैं कि सपोज ऐसा कोई फुटप्रिंट रहा होगा, यानी पाँव का जो छाप हो जाता है, ओके, वो रहा होगा, तो वो बता सकते हैं कि यहाँ से आसपास से कौन सा एनिमल गुजरा है या उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा एनिमल रह रहा होगा या प्रेजेंट होगा। ओके। समटाइम्स जो एनिमल्स के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, जैसे उनकी पॉटी वगैरह हो गई, उसे देख करके भी जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं या उस फॉरेस्ट में रह रहे ट्राइब्स हैं वो एनिमल का पता लगा लेते हैं। उनको ये सारी चीजें पता होती हैं कि किस टाइप की एनिमल की, कौन से एनिमल की ड्रॉपिंग्स जो हैं वो कैसी होती हैं। Okay, now the decaying animal dung also provide nutrients to the seedling to grow. प्रोफेसर अहमद सेड। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये भी बताया कि ये जो ड्रॉपिंग्स हैं एनिमल्स की, जब वो डिके हो जाती हैं वो भी छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होते हैं उन्हें एज अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, उन्हें न्यूट्रिएंट एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स वर्क करती हैं उनके लिए। ओके। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजेनरेट एंड ग्रो। अब ये जो अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स है वो ही उस फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए और एकदम रीजेनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके। द डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। उन एनिमल्स में एक टाइप ऑफ एनिमल या फिर जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो जो होते हैं डिकम्पोजर्स, ये किस लिए हेल्प करते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं। ओके। पौधे, एनिमल्स कुछ भी खराब होकर के अगर अर्थ की सरफेस पर, फॉरेस्ट की सरफेस पर, ग्राउंड पर आए तो उन्हें डिकम्पोज करना, उनके न्यूट्रिएंट को सॉइल में ले जाना और वापस से सॉइल से प्लांट उन न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट की साइकिल मेंटेन हो रही है उन्हें कौन मेंटेन कर रहा है? ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत छोटे एनिमल्स है, वो डिकम्पोजर्स, राइट। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही डायनामिक लिविंग एंटाइटी से फुल है, यानी बहुत ही डाइवर्स चीजों से, डाइवर्स एनिमल्स, डाइवर्स प्लांट्स से फुल है। वहां पर ये जो लाइफ है वो बहुत ही डायनामिक है। ओके। और बहुत ही दैट इज अ फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। फाइंड दैट फॉरेस्ट इज फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। अलग अलग टाइप की लाइफ वहां पर प्रेजेंट है। डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बड़े एनिमल्स, कुछ छोटे एनिमल्स, अलग अलग वैरायटीज के ट्रीज, अलग अलग वैरायटीज के बर्ड्स, अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग ट्राइब्स के लोग। ओके। तो ये बहुत ही एक डाइवर्स चीज फॉर्म हो जाती है एक फॉरेस्ट के अंदर। फाइन। देखो, जब बारिश होती है तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो बहुत टॉल ट्रीज होती हैं, जो अपर मोस्ट लेयर होती है, वो इतनी घनी हो जाती है कि अंधेरा रहता है, इवन धूप भी नहीं आती। ओके। तो बारिश के सीजन में जो ये रेन ड्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं आते,
क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिलती डायरेक्ट आने के लिए, इतना घना वो ऊपर का लेयर हो जाता है। तो कैसे आता है ये रेन ड्रॉप्स ग्राउंड फ्लोर पर, कैसे जमीन के ऊपर कैसे आता है? जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों को पकड़ के, उनकी ब्रांचेस के थ्रू, स्टेम्स से रीस करके पानी नीचे आता है। ओके, फ्रॉम द लीव्स इट ड्रिप्स स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द shrubs एंड हर्ब्स। पत्तियों से, उनकी पत्तियों से जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं रेन के, वो धीरे धीरे ड्रिप करके नीचे आते हैं। ओके, डायरेक्ट रेन वाटर नीचे नहीं आ पाता। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज अ नेचुरल अब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। देखो, जितना भी रेन वाटर है वो रेन वाटर वेस्ट नहीं जाता, वो हर एक ड्रॉप रेन का आप ऐसा बोल सकते हो कि सब अब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, और जो प्लांट्स होते हैं उसको सीप करने के लिए, यानी कि पानी के अंदर जाने के लिए भी हेल्प करते हैं। ओके, इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। अब ये जो बारिश का पानी है वो देखो पूरी तरह से ग्राउंड में जाता है और अब्सॉर्ब होता है, जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो भी मेंटेन होता है। Forests not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water। देखो, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जितना भी बारिश का पानी है वो अल्टीमेटली नदियों में ही जाएगा, राइट। अगर अचानक से बारिश तेज हुई या ज्यादा हुई और ज्यादा पानी नदियों में गया तो फ्लड आएगा, बाढ़ आ जाएगी, राइट। बट अगर प्लांट्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह से चैनल प्रोवाइड करते हैं, उस रेन वाटर को थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर होल्ड करके भी रखते हैं, जिससे धीरे 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 वाटर का जो सीपेज है वो ग्राउंड के अंदर हो जाता है। ओके, और इसके चलते जो स्ट्रीम्स होती हैं, नदियां होती हैं, उनका जो वाटर है वो एक स्टडी फ्लो रहता है, जिससे कि बाढ़ नहीं आती। अगर कंप्लीटली आप पेड़ों को काट दो, जंगलों को काट के खत्म कर दो तो बाढ़ आना तय है। बिकॉज पहली चीज तो रेन वाटर, रेनफॉल जो है वही कम होगी। अगर पौधे नहीं है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जाते हैं जिससे क्लाउड फॉर्म होता है वही नहीं होगा। ओके, और इन केस अगर रेनिंग होती भी है तो उस रेनिंग से जो भी रेनिंग का वाटर होगा वो डायरेक्टली नदियों में जाएगा और नदी का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, राइट। तो प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ सी, देखो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा कि एक्चुअली जो रेन वाटर होता है वो कैसे वाटर टेबल को बैलेंस करता है। देखो, जब रेन हुआ तो पूरा और अचानक से पूरा बारिश का पानी नीचे नहीं जा पाया, वो इन पेड़ों के थ्रू धीरे धीरे रीसता हुआ नीचे तक जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कुछ जगह पौधे से भी ये ऐसे ड्रॉप 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 चूता रहता है, ड्रिप करता रहता है। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे जाता है रूट्स के अलोंग ये सीप होता है और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर टेबल जो ग्राउंड के अंदर का होता है उसमें चला जाता है। ओके, और यही वाटर टेबल से जो रूट होते हैं प्लांट के वो बाद में पानी ऑब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन करते हैं, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से जाता है एयर में, क्लाउड फॉर्म होता है और वापस से ये साइकिल रिपीट होती है। ओके, now, on the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. ये अभी मैंने आपको बताया। Heavy rain may also damage the soil. अगर बहुत भारी बारिश हो रही है और जंगल नहीं है तो जो जहां जहां बारिश की बूंदें जाएंगी वहां पर क्या होगा, वहां का जो सॉयल है वो इरोड हो जाएगा। ठीक है, सॉयल इरोजन कॉज करेगा। ओके, और पेड़ क्या करते हैं, जो पेड़ की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, आसपास की जो सॉयल होती है उस पेड़ के, वो उस सॉयल को बाइंड करके रखती हैं, अपने रूट से बिल्कुल जकड़ के रखती हैं। ओके, तो अगर वो सॉयल बिल्कुल जकड़ी हुई रहती है तो रेन वाटर के साथ वो बहती नहीं है। बट अगर ट्रीज नहीं है तो वहां पर जो सॉइल है वो लूज रहेगा, राइट। तो जैसे ही रेन होगा, रेनिंग होगी, अगर हैवी रेनिंग है तो उसके साथ वो सॉइल बह जाएगा रेन वाटर के साथ, फिर वहां पर सॉइल इरोजन कॉज होगा। ओके, तो ये एक तरीका हो गया जो फॉरेस्ट हेल्प करता है, यानी कि फॉरेस्ट सॉयल इरोजन को कॉज करने में कमी लाता है। ओके, सॉयल इरोजन को स्टॉप करने में हेल्प करता है।
Fine. Now, forest also absorb the noise of the near way highways and the other areas. ये जो plants होते हैं ना, वो noise absorber की तरह काम करते हैं. जितना भी echo होता है उन सब को plants absorb करते हैं. अगर forest नहीं होंगे तो जो sound है highways की या आसपास की area की, वो as it is आएगा और फिर noise pollution create होगा. Okay, so trees also works at sound absorbers. At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of the forest. सब कुछ जो पूरा उनका विजिट था वो खत्म हो गया, तो प्रोफेसर आनंद ने बच्चों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए कहा कि उन्होंने क्या समझा प्लांट की, इस फॉरेस्ट विजिट से उन्हें क्या समझ आया प्लांट की इम्पोर्टेंस के बारे में. देखो बच्चों ने क्या लिखा, लिख के बताया उनको कि फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन. जो फॉरेस्ट है हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. रहने की जगह घर प्रोवाइड करते हैं. ओके, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज. अच्छी बारिश के लिए फॉरेस्ट यूजफुल है. दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल पर्पज से यूज किए जाते हैं. राइट, जैसे संजीवनी बूटी. रामायण के टाइम पर बहुत पहले जब मेडिसिन के नाम पर कुछ नहीं था तो एक पौधा था संजीवनी बूटी जिसको एज अ मेडिसिन यूज किया गया था. राइट, तो आयुर्वेद बहुत पुरानी मेडिसिन की पद्धति है, बहुत पुरानी मेडिसिनल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ प्लांट्स को यूज किया जाता है. ओके, टिम्बर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट. टिम्बर्स यानी कि अलग अलग, सपोज जैसे पौधे, पेपर बनाने के लिए, पेपर कहाँ से बनते हैं, पौधे से ही तो बनता है. राइट, आपके घर में यूज होने वाले फर्नीचर्स, वुडन फर्नीचर कैसे बना है, प्लांट्स के, फॉरेस्ट के बाई प्रोडक्ट से बना है. ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. सो वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. ओके.